हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम CGATO एग्ज़ाम के लिए MCQ प्रैक्टिस सेट सेकेंड डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने MCQ प्रैक्टिस सेट फर्स्ट डिस्कस कर लिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है ADEO एग्ज़ाम नाम से, तो आप जाकर के देख सकते हैं। साथ में उसमें लेक्चर्स भी डले हैं। और ये जो MCQ प्रैक्टिस सेट जो है, ये जो एनरोल स्टूडेंट हैं उनके लिए ये टेस्ट है, लेकिन जो लोग नहीं पढ़े हैं ये उनके लिए लेक्चर है, क्योंकि मैं आपको विथ एक्सप्लेनेशन ये MCQ प्रैक्टिस सेट करवाऊँगी। साथ में मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दूंगी। तो ये आपके लिए लेक्चर है, लेक्चर नंबर 5 फॉर ADEO एग्ज़ाम। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। नाउ लेट्स स्टार्ट द टेस्ट। सबसे पहले जो फर्स्ट हाफ ऑफ द क्वेश्चन आपका रहेगा वो रहेगा बेस्ड स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना पे। और ये आपके सिलेबस में मेंशन कहाँ है, तो रूरल डेवलपमेंट ग्रामीण विकास का जो इकाई 2 यूनिट 2 है उसमें ये मेंशन है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। तो फर्स्ट हाफ ऑफ द क्वेश्चन जो भी है प्रैक्टिस सेट में वो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना पे है। नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जिसको हम इन शॉर्ट SGSY बोलते हैं। ठीक है, तो SGSY लॉन्च्ड बाय रीस्ट्रक्चरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिस्टिंग स्कीम्स। SGSY को निम्नलिखित में से किन मौजूदा योजना के पुनर्गठन के द्वारा शुरू किया गया था? एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास, उपर्युक्त सभी, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज, ऑल ऑफ द अबव। ये सेशन प्रीमियर किया जा रहा है, तो आई एक्सपेक्ट फ्रॉम माई एनरोल स्टूडेंट कि वो सभी क्वेश्चंस का आंसर देंगे, इसीलिए मैं थोड़ी देर पॉज करूँगी और आप अपना आंसर तब तक दे लीजिए। आई होप आपने दे दिया होगा अपना आंसर। हम एक्सप्लेनेशन में आ जाते हैं। एक्सप्लेनेशन ये किसके लिए है? जिन्होंने नहीं पढ़ा है, ये उन लोगों के लिए है। तो जो SGSY होता है, सबसे पहले हमको एक चीज़ याद रखनी है इसमें, डेट क्या याद करनी है हमको कि ये कब आई? तो 1 अप्रैल 1999 में आई। ठीक है, SGSY इसके द्वारा तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के द्वारा लाई गई थी। ठीक है, फिर बात आती है कि ये स्कीम लाई तो गई, लेकिन क्या हुआ था कि उस समय मौजूदा 6 स्कीम्स थी, 6 योजनाएं थीं, उनको पुनर्गठित कर दिया गया, यानी कि मर्ज कर दिया गया और उनको एक नाम दे दिया गया। क्या नाम दे दिया गया? SGSY। तो उन 6 में ये 3 स्कीम है वो, यानी कि यहाँ पे जो आपका आंसर है वो D है। और आई होप आपने जिन्होंने भी आंसर बताया है वो यही बताया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो D है। अब बात आती है, मैंने बोला 6 स्कीम, तो ये तो 3 हो गए, बाकी कौन सी स्कीम है जिनको रीस्ट्रक्चर किया गया, जिनको पुनर्गठित किया गया? तो ये ओवरऑल ये 6 स्कीम्स हैं जिसको रीस्ट्रक्चर किया गया। 3 को अभी हमने देखा, मैंने पढ़ा तो आपने सुना और साथ में आपने देखा भी। ठीक है, बाकी 3 कौन सी हैं उसको भी मैं आपको बता देती हूँ। तो बाकी 3 है ग्रामीण कारीगरों को उन्नत टूल किट की आपूर्ति, गंगा कल्याण योजना, मिलियन वेल्स योजना। ये 6 स्कीम्स थी जिनको रीस्ट्रक्चर किया गया, पुनर्गठित किया गया और उनको एक नाम दे दिया गया SGSY। कब? 1 अप्रैल 1999 को। ठीक है, 1 अप्रैल 1999 को। ठीक है, आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू द एम ऑफ SGSY।
SGSY के उद्देश्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सबसे पहले तो हमको करेक्ट और इनकरेक्ट में बहुत ध्यान देना है, ठीक है। एग्जामिनर हमको वहीं पे घुमा देते हैं कि हम पढ़ लेते हैं जल्दबाजी में, करेक्ट को इनकरेक्ट पढ़ लेते हैं या फिर इनकरेक्ट को करेक्ट पढ़ लेते हैं। ध्यान, तो आपके ऑप्शन है उद्देश्य के संबंध में SGSY, इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सूक्ष्म उद्योग, सूक्ष्म उद्यम स्थापित करना था। इसका उद्देश्य सहायता प्राप्त परिवार को गरीबी रेखा से ऊपर लाना था। E और B दोनों इनमें से कोई नहीं। It aimed at establishing a large number of micro enterprises in the rural areas. It aimed to bring assisted family above the poverty line. Both A and B, none of the above. मैं थोड़ी देर रुक रही हूँ, आप अपना आंसर बता दीजिए। आई होप आपने बता दिया होगा। अब हम आ जाते हैं एक्सप्लेनेशन में। तो SGSY का उद्देश्य क्या था? SGSY किस उद्देश्य से लाई गई, पर्पस क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? तो इसका पर्पस था कि हमको क्या करना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सूक्ष्म उद्योग, माइक्रो एंटरप्राइज एस्टैब्लिश करना है रूरल एरियाज में। ये इनका फर्स्ट एम था, ठीक है। सेकेंड एम इनका क्या था कि जो BPL हैं उनको हम APL बना दें। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स जो गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं उनको हम गरीबी रेखा से ऊपर ले आएं। ध्यान दीजिएगा, APL बनाना, BPL को APL बनाने का लक्ष्य रखा गया था, उद्देश्य रखा गया था। इनका SGSY का उद्देश्य था ये। इसका मतलब यहाँ पे जो आपका आंसर सही है, कथन सत्य पूछा है तो सत्य है, A और B दोनों ही सही हैं। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वरोजगारीज कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम BPL फैमिलीज बाय अ 3-member टीम कंसिस्टिंग ऑफ। स्वरोजगारियों का चयन BPL परिवारों से 3 सदस्यीय टीम द्वारा किया जाता है, जिसमें शामिल हैं BDO DM सरपंच, BDO बैंकर मेयर, हाईकोर्ट जज बैंकर सरपंच, BDO बैंकर सरपंच। बताइए। आई होप आपने बता दिया होगा। मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आप लोगों को जिन्होंने नहीं पढ़ा है। क्या होता है कि स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना, स्वरोजगार है इसका मतलब तो कोई स्वरोजगारी है ना, स्वरोजगारी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्वरोजगारियों का सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन कहाँ से हो जाता है, कौन करता है, किस तरह से होता है? तो BPL फैमिलीज। क्यों? क्योंकि इनका लक्ष्य क्या था, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि BPL को APL बनाना। इसका मतलब कि कहाँ से ले रहे हैं, BPL परिवारों का तो चयन कर रहे हैं, BPL परिवारों का चयन कर रहे हैं। किस तरह से करते हैं? तो BPL सूची के अनुसार, BPL लिस्ट के बेसिस पे, ठीक है। जो BPL फैमिलीज की जो लिस्ट बनती है उसके आधार पर। अब लेकिन उसका उनमें भी जो चयन करता है वो कौन है, कौन चयन कर रहा है? तो 3 सदस्यीय टीम चयन करती है। कौन करता है? 3 सदस्यीय टीम करती है। और वो 3 सदस्यीय टीम के सदस्य कौन हैं? तो है BDO, बैंकर और सरपंच। कौन कौन है? BDO, बैंकर और सरपंच, ये हैं सदस्य। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। आगे आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने। नेक्स्ट है हमारा, SGSY focused on vulnerable section of the rural poor in the sequence of। SGSY के अंतर्गत निम्नलिखित क्रम में ग्रामीण गरीबों के कमजोर वर्ग पर ध्यान केंद्रित किया जाता था। इसको मैं हिंदी इंग्लिश दोनों, क्योंकि SC ST है, आई होप आप सभी मतलब समझ रहे होंगे। तो मैं एक बार बस रीड करती हूँ, तो आप सुन लीजिए, फिर उसके बाद आप अपना आंसर दीजिए। SC ST को 50-40-3, 60-15-3, 50%, 10%, 3%,
60%, 40%, 3%। मैं थोड़ी देर रुक रही हूँ, आप सभी रीड कर लीजिए और उसके बाद बताइए। आई होप आपने बता दिया होगा अपना आंसर। अब हम एक्सप्लेनेशन में आ जाते हैं। तो बात यहाँ पे आती है कि कभी भी किसी भी योजना के अंतर्गत क्या होता है, वरीयता दी जाती है, प्रेफरेंस दिया जाता है, प्रायोरिटी दी जाती है। ठीक है, प्रायोरिटी दी जाती है कि आपको हम पहले गिनेंगे, यानी कि आप पहले लाभार्थी, यानी कि लाभार्थी तो हैं, सभी हैं, लेकिन आपको ना हम प्रेफरेंस पहले दे रहे हैं। तो सिमिलरली SGSY में भी ऐसा था कि ग्रामीण गरीबों के लिए तो है, लेकिन ग्रामीण गरीबों में भी ये क्या किए थे कि वल्नरेबल सेक्शंस पे ज़्यादा अपना ध्यान केंद्रित करते थे, कमज़ोर वर्ग पे ध्यान केंद्रित करते थे। तो सबसे पहले तो जो नहीं पढ़े हैं तो वो याद कर लें ये बात कि SGSY के अंतर्गत कमज़ोर वर्ग कौन से हैं। तो कमज़ोर वर्ग हैं SC ST, महिलाएं और डिसेबल्ड पीपल। ठीक है, ये लोग हैं। फिर बात क्या आती है, हमारी बात आती है कि ये किस क्रम में उन पर ध्यान देते थे, यानी कि जो भी फंड है वो किस क्रम में खर्च करेंगे इन पर। तो किस क्रम में खर्च करेंगे वो, 50% SC ST पे करेंगे, 40% महिलाओं पे और 3% डिसेबल्ड पीपल में। इसका मतलब यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट है आपका। ठीक है, आगे आ जाएं, हम लोग आगे देखते हैं। ठीक, नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू SGSY। SGSY के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठीक, द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स shall be organized by the स्वरोजगारीज drawn from the BPL list approved by the Gram Panchayat. Half the groups formed at the block level should be exclusively women groups. The group shall not comprise more than one member of the same family. None of the above. ग्राम पंचायत द्वारा BPL सूची के आधार पर स्वरोजगारियों द्वारा स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जाएगा। ब्लॉक स्तर पर गठित आधी समूह विशेष रूप से महिला समूह होने चाहिए। समूह में एक ही परिवार के एक से अधिक सदस्य शामिल नहीं हो सकते। उपरोक्त में से कोई नहीं। हमको क्या बताना है, हमको गलत बताना है। मैं रुक रही हूँ, आप सभी अपना आंसर बता दीजिए पहले। आई होप आपने बता दिया होगा। जिनका भी टेस्ट है ये मैं उनसे बोल रही हूँ, या फिर जिन्होंने पढ़ रखा है कहीं ना कहीं से, जो लोग पढ़ रहे हैं या फिर कहीं दूसरी सोर्स से पढ़ रहे हैं या फिर सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो भी बताएं अपना आंसर। ठीक है, क्योंकि MCQ प्रैक्टिस सेट है, इसमें डिस्टिंक्शन थोड़ी ना कि केवल यही बताएंगे या ये नहीं बताएंगे। जिससे बन रहा है वो बताएं, और जिनसे नहीं बन रहा है वो भी टेंशन ना लें। मस्त बढ़िया मस्त से तो अपने को पढ़ना है, हमको तो याद करने से मतलब है, चाहे जैसा भी पता चल जाए। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से सुनिए, क्या है SGSY के संबंध में कौन सा कथन गलत पूछा जा रहा है। तो हमको पहली बात क्या याद रखनी, एक बात हमको याद रखनी है कि BPL लिस्ट के आधार पर तो सिलेक्शन होता है। ये आपको पहले मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कि BPL लिस्ट जो रहती है उसमें से BPL परिवारों का चयन होता है। BPL परिवारों का चयन होता है कि अच्छा ये लोग ना लाभार्थी हैं। कहाँ के BPL हैं ये, तो ग्रामीण रूरल एरियाज़ के हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के हैं। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद बात आती है कि फाइनल अप्रूवल कौन देता है। फाइनल अप्रूवल किससे मिलता है, कौन देता है। तो आप लोग याद करो, मैंने आपको NRLM पढ़ाया है, बिल्कुल पढ़ाया है ना, पढ़ाया है। NRLM में मैंने आपको बताया था कि ये जो है PIP के ज़रिए सिलेक्शन होता है इनका, ग्रामीण गरीबों का PIP के ज़रिए। और जो फाइनल अथॉरिटी है वो कौन है, ग्राम पंचायत। इनके पास लिस्ट होती है, वो अप्रूव कर देती हैं कि अच्छा ठीक है यही लोग लाभार्थी हैं, यानी कि इनको आवश्यकता है, आप इनको लाभ दीजिए। बिल्कुल आपने तो पढ़ा है, हाँ याद तो आ गया, हमने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 तो अटेंड किया था, बिल्कुल याद आ रहा है। अब लेकिन आपने स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना तो नहीं पढ़ा है। इसमें क्या बताया गया था
कि जो पीआईपी के बदले यहाँ पे बीपीएल लिस्ट होती है, बीपीएल लिस्ट होती, इसके जरिए सिलेक्शन होता है। और जैसे वहाँ ग्राम पंचायत था तो यहाँ ग्राम सभा फाइनल अथॉरिटी होती है। क्या होती, कौन होता है? ग्राम सभा बोलती है अच्छा ये लोग ना लाभार्थी, यानी कि इनको ना विशेषकर आवश्यकता है, आप ना इनको दीजिए वरीयता, आप इनको लिस्ट में ना शामिल कर लीजिए, हम अप्रूवल दे रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है? बीपीएल लिस्ट और ग्राम सभा। लेकिन यहाँ पे तो आपके लिखा है ग्राम पंचायत, और यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है इनकरेक्ट, इसका मतलब यही इनकरेक्ट है। बाकी को आपको यदि आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, पहला आंसर ही आप पहला ही पता चल गया ऑप्शन से कि अच्छा यही गलत है। बाकी लोगों को भी हम देखेंगे, ऐसा नहीं कि पढ़ेंगे नहीं, कैसे नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल याद करेंगे। इसमें क्या होता है, स्व सहायता समूह जो होता है, स्व सहायता समूह का जो गठन होता है इसमें SGSY में, किसमें? SGSY में जो स्व सहायता समूह का गठन होता है उसमें जो ब्लॉक स्तर होता है वहाँ पे जो आधा ग्रुप है, यानी कि मानिए ब्लॉक स्तर पर 10 ग्रुप है, उसमें से आधा ग्रुप महिलाओं का ही ग्रुप होना चाहिए, महिलाओं का ही ग्रुप होना चाहिए। ऐसा कौन बोलता है? ऐसी ही इस योजना में प्रावधान है कि 10 ग्रुप हैं यदि ब्लॉक स्तर पर तो 5 तो हाफ ऑफ द ग्रुप्स तो किसके होनी चाहिए? महिलाओं के होनी चाहिए। तो यानी कि ये तो सही है। फिर थर्ड स्टेटमेंट में आ जाते हैं, ये भी सही है क्योंकि इसमें ऐसा है कि एक परिवार से केवल एक ही सदस्य का चुनाव हो सकता है, एक से अधिक नहीं। तो ये भी सही है, इसका मतलब ये बस गलत है क्योंकि यदि यहाँ पे ग्राम सभा लिखा हुआ होता तो बिल्कुल सही हो जाता। ठीक, आगे आ जाए हम लोग नेक्स्ट। अब हमारा फर्स्ट हाफ कंप्लीट हो गया जिसमें हमने स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना देखा है। ठीक है, ये ना आपने नहीं भी पढ़ा है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना तो ये जो MCQ प्रैक्टिस सेट है ना उससे भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि आप यदि ध्यान से सुनेंगे भी और समझने की कोशिश करेंगे तो भी आप बहुत सारे टॉपिक इट मीन्स आप कवर अप कर रहे हैं। ठीक, जो पढ़े हैं तो उनके लिए तो मतलब बेस्ट है कि अच्छा उनको तो पता है, वो तो केवल प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो नहीं पढ़े तो भी टेंशन ना लें कि अरे हमने तो पढ़ा ही नहीं, ओहो समझ में तो आ ही रहा है, टेंशन नहीं लेना है। जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, टेंशन बर्डन लेकर के पढ़ोगे तो बर्डन ही बर्डन बस हमेशा रहेगा। एकदम मस्त से पढ़ो, पॉजिटिव फीलिंग के साथ में पढ़ो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है हु इज़ द इम्प्लीमेंटेटिंग अथॉरिटी ऑफ द इंदिरा आवास योजना। इंदिरा आवास योजना का कार्यान्वयन प्राधिकारी कौन है? ये मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया है। क्या बताया है कि हमको ध्यान देना है किसमें? ऑप्शंस को मैं एक बार रीड कर देती हूँ। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जिला परिषद, जिला पंचायत, डिस्ट्रिक्ट पंचायत। बताइए। आई होप आप सभी ने बता दिया होगा। इसमें हमसे बोला जा रहा है इंदिरा आवास योजना की इम्प्लीमेंटेटिंग अथॉरिटी कौन है? तो इंदिरा आवास योजना की इम्प्लीमेंटेटिंग अथॉरिटी थी डिस्ट्रिक्ट पंचायत। कौन? जिला पंचायत। ठीक है, अब आप ये बताइए कि अब आपका एग्ज़ाम हुआ था, किसका एग्ज़ाम हुआ था? आपका एग्ज़ाम हुआ था, अभी फूड इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ था। उसमें आपके सिलेबस में मेंशन नहीं था। क्या मेंशन नहीं था? CPA 1986 मेंशन नहीं था। अब आप बोलेंगे अब आप यहाँ कहाँ पे चली गई, एक बार सुन लीजिए। ठीक है, आपके में मेंशन नहीं था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, स्टिल आपके में क्वेश्चन आया था ना। अब वहाँ पे कितने बच्चे थे जो एग्जामिनेशन हॉल में खड़े होकर के चिल्लाए थे कि नहीं ये तो हमारे साथ चीटिंग हुई है और जो सिलेबस में नहीं है वो दे दिए हो? कौन कौन चिल्लाया है? कोई भी नहीं चिल्लाया है। जो आया बनाए, नहीं बना तो छोड़ दिए। बिल्कुल ऐसा किए हो। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है इंदिरा आवास योजना। आपके में ये प्रश्न उठता है अरे ये तो इंदिरा आवास योजना नाम की तो कोई स्कीम ही नहीं है, तो ये आप पढ़ा क्यों रहे हो? ये आप पढ़ा क्यों रहे हो इंदिरा आवास योजना? तो आपके सिलेबस में क्या मेंशन है? इंदिरा आवास योजना मेंशन है और ये सिलेबस आपका 2017 का है जो कि सभी प्रेफर कर रहे हैं। अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है, जब भी नोटिफिकेशन आएगा और जो भी स्कीम एक्स्ट्रा ऐड होगी उसको भी करवाया जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी सिलेबस इसी को हम फॉलो कर रहे हैं। उसमें इंदिरा आवास योजना है इसीलिए हमने पढ़ा, लेकिन मैंने आपको कल के सेशन में ही बताया था इसको हम वर्तमान काल में अभी प्रेजेंटली किस नाम से जानते हैं? तो प्रधानमंत्री
आवास योजना ग्रामीण के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। ठीक, इसका मतलब इंदिरा आवास योजना में कुछ प्रावधान अलग थे और रिस्ट्रक्चर करके, पुनर्गठित करके उसका नाम कर दिया गया। ध्यान से सुनिए, ये लेक्चर है अब आपके लिए। जिनको पता है वो तो आंसर बता दिए हैं, लेकिन जो लोग बता दिए वो भी ध्यान से सुने, और जो बाकी लोग सुन रहे हैं वो भी ध्यान से सुनिए। अब ये लेक्चर आपके लिए स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, 5 क्वेश्चन कर लियो, अब ध्यान से सुनो। क्या है कि इंदिरा आवास योजना को पुनर्गठित करके उसका नाम क्या कर दिया गया? उसका नाम कर दिया गया प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। ठीक है, और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण हमारे देश में लागू कब से हुई? तो 1 अप्रैल 2016, 1 अप्रैल 2016 से ये हमारे देश में लागू है। ठीक है, ये क्या है? ये इसका पुनर्गठित रूप है, रिस्ट्रक्चर्ड रूप है, ये इंदिरा आवास योजना का ये रूप है। ठीक है, इंदिरा आवास योजना में बोला जाता था कि जो इम्प्लीमेंटेटिंग कार्यान्वयन प्राधिकारी होंगे वो जिला पंचायत होंगे। लेकिन इंदिरा आवास योजना के बाद जब प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आई है, उसमें बोला गया है कि जो इम्प्लीमेंटेटिंग अथॉरिटी हैं वो है ग्राम सभा। ठीक है, कौन? किसमें? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में, जो वर्तमान में चल रही है, इसमें। ठीक है, ध्यान से सुनना, बार बार बोल रही हूँ, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या आ रहा है क्या नहीं, ध्यान से, क्योंकि आपको ये ध्यान देना है। जैसा कि मैंने क्यों आपको एग्जाम्पल लिया कि आपके में 1986 पूछा गया था, आप तो पढ़े थे 2019 का, अब 2019 वाला इसमें टिक करेंगे तो सही होगा क्या? नहीं होगा ना। तो उसको ध्यान से सुनो, जो मैं बता रही हूँ केवल ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो 2 स्कीम होती हैं, एक है इंदिरा आवास योजना और एक है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ये 2 हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया था? ध्यान से सुनिए, इसमें बोला गया था कि लाभार्थियों का चयन बीपीएल लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। किसके आधार पर? बीपीएल लिस्ट के आधार पर। इसमें क्या बोला गया कि हम ना जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है, हम उसके आधार पर लाभार्थियों का चयन करेंगे और उसके लिस्ट पर हम जो है इस लिस्ट के आधार पर हम जो है एक लिस्ट बनाया करेंगे, जिस किसी का इसमें नाम होगा ना, उसका आवास बनता जाएगा। बोले ठीक है, फिर ये तो आपको समझ में आ गया, फर्स्ट पॉइंट आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब दूसरी बात आती है इसमें, दूसरी बात ये आती है कि इसमें बोला गया था कि जो फाइनल अथॉरिटी इम्प्लीमेंटेटिंग कार्यान्वयन जो प्राधिकारी हैं वो होंगे कौन? जिला पंचायत। कौन होंगे? जिला पंचायत होंगे। ठीक है, जिला पंचायत, डिस्ट्रिक्ट पंचायत जिसको हम बोलते हैं। इसमें क्या बताया गया कि इसमें ना ग्राम सभा होंगे। ग्राम सभा कौन होगा? ग्राम सभा। ध्यान से समझ रहे हैं आप लोग, ये चीज़ को ध्यान दीजिए। इसमें बोले बीपीएल लिस्ट, इसमें बोले सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, इसमें बोले जिला पंचायत, इसमें बोले ग्राम सभा। आई होप आप सभी को ये बात क्लियर हुई होगी और आप लोग इसको ध्यान से नोट डाउन कर लेंगे और आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि ये जो है ये आपको याद करना है। याद करने के लिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि जिससे आप याद कर लीजिए। ठीक है, यानी कि ये तो लिस्ट बनती है, ये फाइनल अथॉरिटी ये बोलती हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, यानी कि इसमें ही बताया गया, इसमें बोला जा रहा है ग्राम सभा और इसमें बोला गया था डिस्ट्रिक्ट पंचायत। ठीक है, कल मैंने आपका इसका सेशन लिया था, इंदिरा आवास योजना का सेशन लिया था, तो मैंने आपको बताया था कि डिस्ट्रिक्ट पंचायत। ठीक है, ध्यान देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। कहीं पे कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं आप लोग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। इसमें आपसे बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विथ रेस्पेक्ट टू प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। क्वेश्चन में ध्यान देना, क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण बोला जा रहा है और बोला जा रहा है ट्रू। कथन कौन सा सत्य है? तो फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, द कॉस्ट ऑफ असिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट आर 60:40, 90:10 फॉर नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिली स्टेट्स एंड 100% फॉर यूटीज। यह एक केंद्र क्षेत्र योजना है, केंद्रीय क्षेत्र योजना। केंद्र और राज्य के बीच सहायता
की लागत 60:40, 90:10 पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए और 100% केंद्र प्रशासित प्रदेश के लिए है। आपको कौन सा कथन सत्य है बताना है, तो केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही हैं, या ना तो एक सही और ना ही दो सही है, बताइए। आई होप आप सभी ने बता दिया होगा, ठीक है, इसका आंसर आपने बता दिया होगा। हम आ जाते हैं, इसके पहले किस में आ जाएंगे हम, आपको आंसर तो मैं बताऊंगी, लेकिन पहले मैं आपको एक समझाऊंगी, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला है कि ये लेक्चर है, ठीक है, तो लेक्चर में मतलब आपको मैं समझा रही हूँ। क्या है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। कल मैंने आपको बताया इंदिरा आवास योजना, बताया था, बिल्कुल बताया था। कल मैंने आपको बताया कि जो सेंटर और स्टेट के बीच में जो बंटवारा होता है वो 75 और 25 का होता है, बिल्कुल होता है, ये इसी तरह का है। किस में, इंदिरा आवास योजना में 75-25 का है। फिर बात आती है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इसमें क्या रेशियो है, तो इसमें है 60:40 का रेशियो है। इंदिरा आवास योजना में कितना था, 75:25 का था। ये आप सर्च भी कर लेंगे, ठीक है, सर्च कर लेंगे और क्रॉस चेक भी आप इसको कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री आवास योजना में जो है, कल मैंने आपको इंदिरा आवास योजना बताया था, आज मैं आपको प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में बता रही हूँ। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में सेंटर और स्टेट के बीच में जो वित्तीय आर्थिक जो बंटवारा होता है वो 60:40 का होता है, लेकिन इंदिरा आवास योजना में जो था वो 75:25 का था, ठीक है। बाकी सब सही है कि नॉर्थ ईस्टर्न और हिली स्टेट में 90:10 का है और केंद्र प्रशासित प्रदेश में 100% है, ठीक है। फिर उसके बाद बात आती है क्या ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है क्या, तो मैंने कल ही आपको बताया था कि जब ये हिस्से बंटने लग जाते हैं तो इसका मतलब दो प्रकार की स्कीम आप सभी पढ़े हैं, क्योंकि आप अपने पेपर 1 के लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे आपको जीएस पढ़ना है तो उसके लिए पढ़ रहे हैं। इसका मतलब कि आप पढ़े हैं पॉलिटी में कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या होती है और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होती है, ठीक है। आई होप ये दोनों पॉइंट आप लोग बिल्कुल नोट कर लेंगे और ध्यान रखेंगे, ठीक, और कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए आप लोगों को। प्रधानमंत्री आवास योजना में जो प्रेजेंट में चल रही है उसमें बंटवारा 60:40 का है और इंदिरा आवास योजना में कितना था, 75:25 का था, ठीक। अब हम आगे आ जाते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम, और यानी कि जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, केंद्रीय क्षेत्र योजना। इसमें क्या होता है कि केंद्र सरकार ही पूरा खर्च उठाती भी है, खर्च भी उठाएगी पूरा, और वो क्रियान्वित भी खुद ही करती है, ठीक है, क्रियान्वित भी खुद ही करती है। लेकिन जो केंद्र प्रायोजित योजना होती है जिसको हम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम बोलते हैं, केंद्र प्रायोजित योजना, बार बार बोल रही हूँ, स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है, उसमें क्या होता है, केंद्र सेंटर और स्टेट के बीच में हिस्से बंट जाते हैं, ठीक है, यानी कि मूलतः मुख्य रूप से खर्च जो है अधिकांश जो हिस्सा है वो केंद्र सरकार उठाती है खर्च, और कुछ हिस्सा राज्य सरकार उठाती है, लेकिन क्रियान्वित कौन करता है, पूर्ण रूपेण राज्य सरकार करती है। एक बार और रिपीट करूंगी जिससे आपको बिल्कुल डाउट ना रहे, क्योंकि एग्जाम में आते हैं इस तरह के प्रश्न, चाहे आप पीएससी दे रहे हो, चाहे व्यापम का कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, या अन्य कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, पॉलिटी जहाँ पे है बिल्कुल आते हैं ये प्रश्न। तो ध्यान से सुनिए, दो प्रकार की स्कीम होती है, एक होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम जिसको बोलते हैं केंद्रीय क्षेत्र योजना, सेंट्रल सेक्टर स्कीम। इसमें जो है केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा का पूरा खर्च उठाती है और इम्प्लीमेंट भी खुद ही करती है, इसको इम्प्लीमेंट, ठीक है। क्रियान्वित कौन करता है इसको, इम्प्लीमेंट भी ये खुद ही करते हैं, खुद कर लेते हैं केंद्र सरकार, ठीक है। किसमें,
केंद्रीय क्षेत्र योजना, जिसको हम सेंट्रल सेक्टर स्कीम बोलते हैं। ठीक, अब आती है दूसरी योजना जिसको हम बोलते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। क्या बोलते हैं? स्पॉन्सर्ड स्कीम। ठीक, जिसको हिंदी में बोला जाता है केंद्र प्रायोजित योजना। प्रायोजित, ठीक, केंद्र प्रायोजित योजना। समझ में राइटिंग ना आए तो इसलिए मुंह से बोल रही हूँ, जिससे आपको समझ में आए ना। सुनाई तो दे ही रहा है, प्रायोजित योजना। लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा है तो सुनाई तो दे रहा है आपके कान में। तो प्रायोजित योजना में क्या होता है कि जो वित्त होता है वो बंट जाता है, कि खर्च सेंटर भी उठा रहे हैं और स्टेट भी उठा रहे हैं। ठीक, लेकिन जो अधिकांश खर्च है, जैसे कि 100 में 100 रुपये है, 100 में 60 रुपये केंद्र सरकार उठा लिए और 40 रुपये का खर्च राज्य सरकार उठाए। खर्च तो उठाए अधिकांश केंद्र सरकार उठाएगी और जो कम है वो राज्य सरकार उठाएगी, लेकिन क्रियान्वित करने का पूर्ण रूपेण काम कौन करते हैं? राज्य सरकार। यानी कि इम्प्लीमेंटेटिंग अथॉरिटी यहाँ पे कौन बन जाता है? वो राज्य सरकार बन जाती है। ठीक है, ये अंतर होता है जो कि आप ध्यान देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है कि आपको सबको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे इस प्रश्न का जो उत्तर है आपका, तो ये आपका ट्रू पूछा गया है, तो ये तो बिल्कुल गलत है और ये सही है। ये सही है। किसके संदर्भ में पूछा गया? ग्रामीण, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण पूछा गया है, इसीलिए ये सही है। इंदिरा आवास योजना पूछता तो आपका 75:25 होता। इसीलिए मैंने आपको रेफरेंस क्या दिया कि जो आपने पढ़ा था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 था और 2019 था, इसमें प्रावधान अलग थे, इसमें प्रावधान अलग थे। ठीक है, इसी तरह से इसको भी आपको याद करना है। आगे बढ़ जाते हैं। इतने बार बताने के बाद मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई डाउट होगा आपको। यदि डाउट होता है तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके डाउट को क्लियर करने की। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक, आगे आ जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एम्ड हाउसिंग फॉर ऑल बाई। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का उद्देश्य सभी के लिए आवास का लक्ष्य कब तक का है? कब तक का है? तो आपके ऑप्शंस हैं मार्च 2022, मार्च 2023, मार्च 2024, मार्च 2025। बताइए कब तक का है? क्वेश्चन को ध्यान देना। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण हाउसिंग फॉर ऑल लक्ष्य क्या है? यहाँ पे मुझे आपको करेक्ट करना है, तो इसीलिए आप लोग पहले दे लीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ। आई होप आपने दे दिया होगा। अब डायरेक्टली आंसर पे हम आ जाते हैं। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो हमारे देश में 1 अप्रैल 2016 से लागू है, पूरी तरह से लागू है। 1 अप्रैल 2016 से, ध्यान से सुनिए पहले, 1 अप्रैल 2016 से जो हमारे देश में लागू है। तो उस समय लक्ष्य रखा गया था कि जब हम अपने देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे, यानी कि 2022 में जब हम अपनी 75वीं सालगिरह मनाएंगे आज़ादी की, तब तक सभी लोगों को हाउसिंग फॉर ऑल 2022 मार्च 2022 तक हम दे देंगे। कब बोला गया ये बात? ये बोला गया था जब इसको लाया गया 2016 में, तब बोला गया था। ठीक, 1 अप्रैल 2016 से तो लागू हो गई है, तब बोला गया था सरकार के द्वारा। ठीक है, लेकिन ध्यान से सुनिए, है ना। लेकिन फिर क्या हुआ है? प्रेजेंट का स्टेटस बता रही हूँ, इसीलिए नोट डाउन कर रहे हैं तो नोट डाउन भी कर लीजिए। लेकिन रिपोर्ट आई केंद्र सरकार की, कब रिपोर्ट आई है? 29 नवंबर 2021 को केंद्र सरकार ने ये रिपोर्ट पेश की है। उस समय बोला गया, क्या बोला गया कि हमने 2016 में लक्ष्य बनाया था, हमने 2016 में लक्ष्य बनाया था कि 2022 तक जब हम अपने देश में 75वीं सालगिरह मनाएंगे आज़ादी का, यानी कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे, तो हमारा जो लक्ष्य है वो ये है कि 2.95 करोड़ लोगों को, 2.95 करोड़ लोगों को, कौन से लोग हैं ये? तो ग्रामीण, रूरल परिवार हैं, ग्रामीण परिवारों को, रूरल फैमिलीज़ को, ठीक है, ग्रामीण परिवारों को हम पक्का मकान उपलब्ध कराएंगे, पक्का हाउस देंगे।
इसीलिए ये बोले हाउसिंग फॉर ऑल बाई द एंड ऑफ मार्च 2022, बाय द एंड ऑफ मार्च 2022। ठीक, हाउसिंग फॉर ऑल बाय द एंड ऑफ मार्च 2022। इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या बोले थे? ये रिपोर्ट कौन सी है? ध्यान से सुनना। 29 नवंबर 2021 को केंद्र सरकार ने ये रिपोर्ट को पेश किया है और क्या बोला गया है कि हमारा लक्ष्य था कि हम 2022 को जब हम अपने देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे तब तक हम 2.95 करोड़ पक्का हाउस का निर्माण कर देंगे, पक्का घर, पक्का आवास का निर्माण कर देंगे। किसके लिए? ग्रामीण परिवारों के लिए। ग्रामीण परिवारों के लिए कब तक? मार्च 2022 तक, जो कि बीत गया। ठीक है, मार्च 2022 तक। तो ठीक है, ये तो इसका मतलब आपने ये लक्ष्य रखा था ना, 2.95 करोड़ आपको पक्का मकान बनवाना है, ये तो आपका लक्ष्य था। बिल्कुल हाँ, यही लक्ष्य था। तो फिर हुआ क्या? आप आखिर बताना क्या चाहते हो इस रिपोर्ट में? आप 29 नवंबर 2021 में जो रिपोर्ट आई है, आप इसमें बताना क्या चाहते हो हमको? तो सरकार ये बताना चाहती है कि हमारा लक्ष्य तो था 2.95 करोड़ का, कि हमारा लक्ष्य हम ये पा लेंगे, लेकिन हम केवल 1.65 करोड़ घरों का आवास का निर्माण कर पाए हैं। कितना? 1.65 करोड़। इसका मतलब हम 100% करना चाहते थे, लेकिन अभी तक हम केवल 56% कर पाए हैं। कितना प्रतिशत? 56% कर पाए हैं, 56% कर पाए हैं। ठीक है, सरकार बोली। तो फिर बात उठती है, तो क्या करें? आप तो बोले 2022 तक सभी को दे देंगे। सरकार बोली कि हम जानते हैं कि हम अपना लक्ष्य नहीं पा पाए हैं, और जब हम 15 अगस्त 2022 को जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे, तब तक भी हम अपने लक्ष्य को नहीं पा पाएंगे, और तब तक हम केवल 2.02 करोड़ घरों का निर्माण कर पाएंगे। तब तक ये स्टेटस कितना था? 1.65 करोड़ कब तक का है? तो 1.65 करोड़ ये बता रहे हैं 29 नवंबर 2021 तक का है। ये वाला डेटा 1.65 करोड़। इतना कब तक का हो जाएगा? 15 अगस्त 2022 तक इतना हम बना लेंगे। लेकिन फिर भी सरकार का और कितना लक्ष्य बच गया? 155.75 लाख इनका घर निर्माण अभी भी बचा हुआ है। कब तक? 15 अगस्त 2022 के बाद भी इतना बचा हुआ है। और लक्ष्य कितना था? तो 2.95 करोड़ था, इतना घर बन जाना चाहिए, लेकिन अभी भी इतना बचा है। इसको देखते हुए सरकार ने फैसला लिया। आई होप आपको लोगों को क्लियर हुआ होगा। स्क्रीनशॉट चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, बिल्कुल ले लीजिए। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ूं, मिटा दूं। ठीक, फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। क्या बोले ये कि हम केवल 29 नवंबर 2021 तक हम 1.65 करोड़ घरों का निर्माण करवा पाए हैं। कितने में? तो 2.95 करोड़ में। केवल इतना ही हमारा बन पाया, और यदि बनाएंगे भी ना तो 15 अगस्त 2022 तक हम 2.02 करोड़ ही बना पाएंगे, पूरा इतना नहीं बना पाएंगे। हमारा तो भी 155.75 155.75 लाख इतना घर बच जाएगा। इसको देखते हुए हम ये घोषणा कर रहे हैं कि हम हाउसिंग फॉर ऑल को मार्च 2024 तक के लिए इंक्रीज कर दे रहे हैं। ठीक है, बाय द एंड ऑफ मार्च 2024 हम अपने हाउसिंग फॉर ऑल बाई 2024 हो गया है। जो था 2022 वो हो गया है 2024 तक होगा अब ये लक्ष्य। अब आ जाओ क्वेश्चन में क्या बोला गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण
ग्रामीण यानी कि प्रेजेंट की स्थिति है ये, आपको तो प्रेजेंट का डेटा लेना है, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण हाउसिंग फॉर ऑल, सभी के लिए आवास का लक्ष्य कब तक का है, तो मार्च 2024 का है। पहले कितना था, तो मार्च 2022 का था। कब, 2016 का ये लक्ष्य था। अभी कितना कर दिए हैं, कब, नवंबर 2021 को क्या ये लक्ष्य कर दिए हैं, मार्च 2024। क्या आप लोगों को क्लियर है ये बात? क्या आप लोगों को क्लियर है ये बात? यदि क्लियर है तो बिल्कुल आप लोग इसको याद कर लीजिए, और नहीं क्लियर है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। ठीक, आगे आ जाएं हम लोग। ये हो गया आपका MCQ प्रैक्टिस सेट, बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन है आपका। ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए, आपके एग्ज़ाम में आ सकता है ये, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं हम। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप सभी को मुझे देनी थी कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए आप सभी को जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी थी वो ये है, सुन लीजिए। क्या है वो? ये है कि मैंने आपको कल बताया था कि इसमें क्या बोलते हैं, मनरेगा के तहत स्वच्छ भारत मिशन जो है हमारा, स्वच्छ भारत मिशन, इस ग्रामीण के अंतर्गत तो क्लीन टॉयलेट्स का निर्माण हो रहा है, यानी कि शौचालयों का निर्माण हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। और उसके लिए मैंने आपको बताया कि 12,000 रुपए की राशि दी जाती है। बिल्कुल आप लोगों ने सुना है कल का लेक्चर, यदि नहीं सुना है तो आप बिल्कुल पहले उसको सुनिए, तभी आपको समझ में आएगा, है ना। तो क्या है, मैंने आपको बताया था कि टॉयलेट कंस्ट्रक्शन के लिए इसमें 12,000 की राशि दी जाती। फिर मैंने आपको बताया था कि मनरेगा के लोगों को भी सम्मिलित किया गया है। उसमें मैंने आपको बताया कि 90 से 95 डेज़ का ये रोजगार देते हैं। वहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया था, मैंने स्किल्ड बोल दिया था। ध्यान से सुनिए, वहाँ पे मैंने गलती से स्किल्ड बोल दिया था, तो वो अनस्किल्ड है, क्योंकि मनरेगा के तहत तो अकुशल श्रम ही प्रदान किए जाते हैं। मनरेगा के तहत मैंने कल गलती से कुशल श्रम बोल दिया है, तो वहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लीजिए, वहाँ पे अकुशल श्रम है, अनस्किल्ड है, ठीक। 90 to 95 डेज। अब बात आती है कि और इसमें क्या बताया गया है, तो उसको आप ध्यान से सुनिए। ये आपको मैंने कल नहीं बताया था, आज मैं आपको बता रही हूँ कि मान लीजिए कि 90 से 95 डेज़ का तो है, ठीक है, कि इतना ये मनरेगा के तहत तो दे रहे हैं। हाउस कंस्ट्रक्शन के वक्त में जब आवास निर्माण हो रहा है तो उसी के वक्त ये इस तरह का अकुशल श्रम का प्रावधान भी कर रहे हैं। लेकिन ये बोले हैं कि यदि मान लीजिए कि जो लाभार्थी हैं, इसका लाभ लाभार्थी स्वयं उठा सकते हैं, और ऐसे मामले में जहां लाभार्थी ने मनरेगा के तहत अपना 100 दिन समाप्त कर लिया है, यानी कि मनरेगा के तहत जो भी उसको मिलना था तो 100 मैन डेज उसके कंप्लीट हो गए, तब क्या, तो ये बोला गया है, तो यदि उसका 100 दिन हो चुका है, या फिर वो लाभार्थी बूढ़ा है, या फिर उसका स्वयं का कुछ अन्य कारण है, तो ऐसी परिस्थिति में जो स्वयं का कारण है, यानी कि किसी भी प्रकार की यदि असमर्थता है, तो ऐसी परिस्थिति में किसी अन्य को जो इच्छुक है वो दे दिया जाएगा, जो इच्छुक है। अब इच्छुक कहाँ से आ गया, तो यदि आपने मेरा लेक्चर नंबर 3 अटेंड किया होगा, जिसमें मैंने आपको MG नरेगा करवाया है, तो मैंने आपको बताया है उसमें कि मनरेगा के तहत जो कार्य दिया जाता है, जो कार्य दिवस दिया जाता है, वो अपने से नहीं, यानी कि जो इच्छुक है, जो करना चाहते हैं ये उनको दिया जाता है, यानी कि जो काम मांगते हैं उनको दिया जाता है मनरेगा के तहत, ठीक है। तो वैसा ही इसमें बताया गया है कि 90 से 95 कार्य दिवस तो दिए जाएंगे, जो कि अकुशल श्रम हैं वो तो प्रदान किए ही जाएंगे। लेकिन यदि किसी ने अपना 100 दिवसों का मनरेगा के तहत कार्य दिवस पूर्ण कर लिया है, या फिर वो बूढ़ा है, या फिर किसी भी प्रकार की उसको असमर्थता है, तो किसी अन्य को वो दे दिया जाएगा, ठीक है। ये इसमें क्लियरली मेंशन है इस योजना में, किसमें, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में
ये लिखा हुआ है। ठीक, अब आगे हम आ जाते हैं कि ये आवासीय सुविधा प्रदान करते हैं, लेकिन यदि ऐसा हो कि लाभार्थी भूमिहीन हो, आप आवास दे रहे हैं, ठीक है, आपने तो लिस्ट अपना जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में जिसका जिसका नाम है आप उसको लाभार्थी बता दिए हो, लेकिन यदि भूमि ही नहीं है हमारे पास तो क्या करें? आप आवास बोलते हो बनवा के देंगे और बोल रहे हो हम अपने से बनवा लें, लेकिन हमारे पास तो जगह ही नहीं है। तो इसमें बताया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में ये बताया गया है कि क्या बताया गया है कि राज्य यह सुनिश्चित करेंगे कि लाभार्थी को सरकारी भूमि या सार्वजनिक भूमि, और वो सार्वजनिक भूमि क्या है, जैसे कि पंचायत की सामान्य भूमि, सामुदायिक भूमि या अन्य प्रदान की जाएगी। यानी कि ऐसी परिस्थिति में जहाँ पे क्या है भूमिहीन लाभार्थी हैं, तो वहाँ पे क्या किया जाता है कि सरकार अपनी जो सरकारी ज़मीनें होती हैं ना, वहाँ से वो भूमि को आवंटित कर देती हैं कि ठीक है, आपका ना जो घर निर्माण हो रहा है, आवास निर्माण हो रहा है, सरकारी ज़मीन में होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। एक बार क्विक रिवीजन कर लें कि आप लोगों को याद क्या क्या करना है, क्योंकि आप लोग बोलोगे बहुत डाउट भरा सेशन रहा, ये बहुत डाउट भरा रहा कि समझ में नहीं आया बिल्कुल। तो मैं एक बार क्विक रिवीजन आपको करवाती हूँ कि आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाए, ये बात बिल्कुल बैठ जानी चाहिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना में आपको याद क्या क्या करना है। क्विक रिवीजन मैं आपका करवा रही हूँ, ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिए। इसके लिए हम लोग वाइट पेज में आ जाते हैं, ये है वाइट पेज। ठीक, यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, आपको जो सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। मैंने क्या कहा कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण हमारे देश में कब से लागू हुई है, तो 1 अप्रैल 2016 से ये हमारे देश में पूर्णतः लागू हुई। ठीक, फिर उसके बाद इस समय लक्ष्य रखा गया था कि हम मार्च 2022 तक हम जो है 2.95 करोड़ हम घरों का निर्माण करवा देंगे, आवासीय निर्माण करवा देंगे। किसके लिए? तो ग्रामीण परिवारों के लिए, देश के ग्रामीण परिवारों के लिए हम क्या करेंगे, 2.95 करोड़ पक्का मकान, पक्का आवास निर्माण हम कर देंगे। ठीक, कब का ये कब रखा गया था? जब लाया गया था इसको। ठीक है, लाया कैसे गया था? तो इंदिरा आवास योजना का पुनर्गठन करके लाया गया। ठीक है, बोले मतलब समझ में आ रहा है? आगे आ जाते हैं। और हमने क्या देखा, लेकिन प्रेजेंट स्टेटस में क्या है कि सरकार ये देखी, अरे हम तो नहीं, लक्ष्य तो हमारा मार्च 2022 का है, लेकिन हम देख रहे हैं कि हम तो अपना लक्ष्य नहीं पा पाए हैं। यानी कि हम तो केवल 1.65 करोड़ ही घरों का निर्माण अब तक करवा पाए। कब तक? तो नवंबर 2021 तक तो हम केवल इतना ही करवा पाए, और ज़्यादा से ज़्यादा करवा पाएंगे तो जैसा कि हम बोल रहे हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव जब हम मनाएंगे, यानी कि वो तो 15 अगस्त को मनाएंगे, 15 अगस्त 2022 को मनाएंगे हम तो आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो इस दिन तक भी हम केवल कितना कर पाएंगे, तो 2.02 करोड़ मकान का ही निर्माण करवा पाएंगे। यदि ज़्यादा से ज़्यादा करवा पाए, इतना ही करवा पाए, लेकिन लक्ष्य तो ये नहीं है, लक्ष्य तो 95 है ना, 2.95 करोड़ है। तो बोले एक काम करते हैं, ये सबको छोड़ो, जो 2022 का लक्ष्य रखे थे ना, छोड़ते हैं इसको। अब हम एक काम करते हैं, हम ये लक्ष्य को बढ़ा करके सीधा मार्च 2024 कर दे रहे हैं। ये है लक्ष्य, अब का प्रेजेंट का लक्ष्य ये रखा गया है। ये प्रेजेंट का पूरा डेटा आपको याद करवा रही हूँ, याद कर लीजिए आप लोग, बहुत काम आएगा आप लोगों को। ठीक है, फिर उसके बाद हमने ये देख लिया। फिर मैंने आपको आज के सेशन में बताया, यदि कोई परिवार भूमिहीन है, भूमि नहीं है, तो सरकार बोली कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम देंगे भूमि और आपका निर्माण करवाएंगे, टेंशन मत लो। जैसे मैं आपको बोलती हूँ ना, टेंशन मत लो, सब याद हो जाएगा, ध्यान से बस सुनते बस जाओ। ठीक है, सरकार बोली हम आपका निर्माण करवा रहे हैं, हम अपनी सरकारी ज़मीन आपको देंगे। बोले ठीक है। और फिर क्या बताया गया, मैंने आपको क्या बताया है कि इसकी जो सूची है वो
SECC क्या होता है? सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 के आधार पर जो सूची बनती है उसके आधार पर लाभार्थियों का चयन होता है, लेकिन फाइनली कौन अप्रूवल दे देता है? तो ग्राम सभा बोलती है कि हाँ ठीक है कि दे दीजिए, यही है लाभार्थी। यानी कि जांच करती है कि सही में ये लिस्ट में जिनको ज़रूरत है ये सबका नाम आ पाया है कि या नहीं आ पाया है, या नहीं आ पाया है। तो ग्राम सभा जो है वो अलग अलग स्तरों पर, इसका बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, वो प्रोसीजर आपसे पूछा नहीं जाएगा कि आपसे प्रोसीजर पूछा जाएगा, ठीक है। आपको केवल एक वर्ड याद करना है, वो क्या याद करना है कि SECC सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के आधार पर लिस्ट बनती है, सूची तैयार होती, फाइनल अथॉरिटी जो होते हैं वो ग्राम सभा होते हैं। ये हमने आज पढ़ा है, तो बिल्कुल आप इसको रट लीजिए। आपको यदि कहीं पे कोई डाउट आए तो वो भी पूछ लीजिए। और यहाँ पे जहाँ पे मैंने गलती किया था आपको बताने में, तो वहाँ पे मैंने टाइपिंग मिस्टेक में वो स्किल्ड मैंने लिख दिया था और उसी को मैंने पढ़ भी दिया था। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि अनस्किल्ड है ये, क्योंकि अकुशल श्रम देते हैं ना, मनरेगा में तो अकुशल श्रम है, तो वहाँ से हमको क्लियर हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद जो है ये जो अभी हमने कर लिया, यदि आपको ADEO का कोर्स ज्वाइन करना है तो आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट सेक्शन में भी लिंक है, तो आप मोबाइल एप्लीकेशन को हमारे डाउनलोड कर लीजिए और आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं, जिसकी फ़ीस है 1199, लगभग 1200 रुपये। तो आपको यदि अधिक जानकारी चाहिए, यदि कहीं पे कुछ चीज़ समझ में ना आए तो आप डायरेक्टली आप हमें इस व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो आपको सब पूरी जानकारी दे दी जाएगी कि किस तरह से आपको कोर्स अवेल करना है। यदि आप इच्छुक हैं तो ज्वाइन आप कर लीजिए, क्योंकि क्लासेस अभी चल रही हैं, स्टार्ट ही हुई हैं, ज़्यादा दिन हुआ नहीं है, 10-11 लेक्चर हुए हैं, तो आप अभी कवर कर लेंगे अपने एग्ज़ाम से पहले। हमारा टारगेट है कि आपके एग्ज़ाम से पहले हम आपका पूरा लेक्चर जो है आपके कोर्स को कंप्लीट करवा पाएँ, जिससे आपके पास पर्याप्त समय हो रिवीजन के लिए। तो आप यदि इच्छुक है ज्वाइन करने के तो ज्वाइन कर सकते हैं। ये सेशन आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करेंगे तो वो ही हमारे लिए एनर्जी बूस्टर का काम करती है कि हाँ ठीक है कि स्टूडेंट्स की डिमांड है तो हम बिल्कुल वीडियोज़ लेकर के आएंगे कि स्टूडेंट्स चाहते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आपको यदि अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन।